Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Legal Lady. I am प्रीति सांगवान और हम पढ़ रहे थे बीएनएस की लेक्चर सीरीज। उस सीरीज में आज हमारा 7वां लेक्चर है और लास्ट में हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। बीएनएस के डेफिनेशन क्लॉज को हम कवर कर रहे थे। कुछ एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो लास्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डेफिनेशन क्लॉज को फर्दर कंटिन्यूस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करना है जो जुडिशियल एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको वो चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता एज ए सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट में फॉल करता है। ये आप सबको पता होगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में मेनली 3 लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट है, सेकंड स्टेट लिस्ट है और थर्ड आपकी कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे आपका सेंटर, जिसपे आपकी यूनियन लॉ बना सकता है। यानी कि जो मेन पावर है लेजिस्लेशन बनाने की, लॉ बनाने की, वो किसके पास है? यूनियन के पास है। क्लियर है? जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो सेंटर के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक आपका डिफेंस है, फॉरेन एक्सचेंज है, ये आपका यूनियन लिस्ट में फॉल करता है। सेकंड, अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में वो सारी सब्जेक्ट्स दिए गई हैं जिन पे स्टेट लॉ बना सकते हैं। ठीक है। और थर्ड लिस्ट की जो हम बात करते हैं वो होती है कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसपे सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। मतलब स्टेट भी एम्पावर्ड है कि उस पे लेजिस्लेशन अपना बना सकता है और साइड बाय साइड आपका सेंटर भी एम्पावर्ड है। लेकिन अगर कोई क्लैश हो जाता है तो ऑब्वियसली यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। ये सारा कुछ आप कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका बीएनएस एज ए सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में फॉल करता है? कंकरेंट लिस्ट एंट्री नंबर 1। टोटल 47 सब्जेक्ट्स आपकी कंकरेंट लिस्ट में है जिन पे स्टेट भी एम्पावर्ड है और सेंटर भी एम्पावर्ड है लॉ बनाने के लिए। लेकिन एंट्री 1, बिल्कुल फर्स्ट जो एंट्री है वो किस चीज से रिलेटेड है? बीएनएस से रिलेटेड है। आपका पहले कहें तो आईपीसी से रिलेटेड था कि अगर बीएनएस पे कोई लॉ बनाना है, कोई अमेंडमेंट करनी है तो पार्लियामेंट भी कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेटर्स भी कर सकती हैं। सेकंड आपका सीआरपीसी से रिलेटेड था, यानी कि प्रोसीजरल लॉ से रिलेटेड है। एंट्री नंबर 2 वो भी कंकरेंट लिस्ट में ही फॉल करता है। तो हमने एक चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने याद रखनी है कि बीएनएस आपका कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है। अब फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं डेफिनेशन क्लोज को। हमने पढ़ी डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में हमने पढ़ा कि कोई भी मैटर किसी भी सब्सटेंस पे अगर एक्सप्रेस किया हुआ है, चाहे लेटर से, चाहे फिगर से, चाहे मार्क्स से, या फिर सब कुछ मिला के कैसे भी, कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है, जिसको लिखते टाइम, जिसको बनाते टाइम या तो इंटेंशन ये थी कि इसको एज एन एविडेंस हम कोर्ट में कभी यूज कर सकते हैं, या फिर इंटेंशन तो नहीं थी विच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस, वो आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है। सेकंड में हमने पढ़ी एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 आपकी ये कह रही थी कि कुछ भी चीज, कोई भी सब्सटेंस पे कुछ भी मैटर लिखा हुआ है, ये इमैटेरियल है कि वेदर इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट और वेदर इट कैन नॉट बी यूज्ड। क्लियर है? फिर हमने एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ी। एक्सप्लेनेशन 2 आपकी ये कह रही थी कि अगर मर्केंटाइल यूसेज में कोई एक इम्प्लीकेशन किसी वर्ड का निकलता है, या फिर कुछ ऐसा कोई मार्क है कि अगर इस मार्क को किसी पेपर पे लगा दिया जाता है, किसी सब्सटेंस पे लगा दिया जाता है, तो इसका पर्टिकुलरली ये इम्प्लीकेशन आएगा। जिसमें हमने चेक का एग्जांपल लिया कि चेक के कॉर्नर पे अगर 2 पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं तो उसका इम्प्लीकेशन ये निकलता है कि चेक को एनकैश नहीं करना है, चेक को अकाउंट में उसको फंड ट्रांसफर करना है जो चेक में अमाउंट दी गई है। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने डॉक्यूमेंट की पढ़ी। जैसे ही हमने पढ़ा द वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आप बीएनएस के डेफिनेशन क्लॉज में देखेंगे कि कुछ और डेफिनेशन भी हैं जिनमें डॉक्यूमेंट वर्ड का यूज हुआ है। तो हमने डेफिनेशन डॉक्यूमेंट की करते ही हम सिर्फ उन्हीं डेफिनेशंस पे जाएंगे जहां पे वर्ड डॉक्यूमेंट यूज हुआ है, सिर्फ क्लैरिटी के लिए। तो पहली ऐसी डेफिनेशन आई, डेफिनेशन ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ द बीएनएस में। वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन कहती है ए डॉक्यूमेंट। क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कोई डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है विच इज और पर्पस टू बी डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड। यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे कोई लीगल राइट क्रिएट होता है, जिससे कोई लीगल राइट एक्सटेंड होता है, ट्रांसफर होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, एक्सटिंग्विश होता है, रिलीज होता है, वो क्या कहलाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है? लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, ए ने बी के फेवर में कोई गिफ्ट डीड दी, ए का राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है, बी का राइट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये लीगल राइट का क्रिएशन है। जिस डॉक्यूमेंट पे ये लिखा हुआ है कि मैं ए अपनी ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा हूं, वो आपका क्या बन जाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाएगा। ठीक है, कोई लीगल राइट ऑलरेडी था बट एक्सटेंड हो रहा है। हाफ प्रॉपर्टी आपके पास थी, उसको बढ़ा के हाफ और दी जा रही है आपको, यानी कि जो लीगल राइट ऑलरेडी था उसको एक्सटेंड कर दिया गया। लीगल राइट का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं है, प्रॉपर्टी को हम एज एन एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं। लीगल राइट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आपका कोई भी लीगल राइट हो सकता है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, वो मनी से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि वो इजिली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई लीगल राइट ट्रांसफर हो रहा है, ए से बी के फेवर में कोई राइट ट्रांसफर हुआ। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई लीगल राइट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब ऑलरेडी आपके पास एक वास्ट राइट था जिसको कन्फाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू उस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है वो भी आपका क्या कहलाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। उसके बाद हमने कहा कि कोई लीगल राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है, एक्सटिंग्विश का मतलब खत्म कर देना, किसी का कोई लीगल राइट खत्म किया जा रहा है, किसी डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखा हुआ है कि इस तारीख से, अब से लेके और आगे अब इस पर्सन के फेवर में जो राइट था वो खत्म कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो जो डॉक्यूमेंट है जिसपे ये सब कुछ लिखा हुआ है जिससे कोई लीगल राइट किसी का एक्सटिंग्विश हुआ है, वो क्या कहलाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। और उसी तरह से अगर कोई लीगल राइट रिलीज कर दिया जाता है, जैसे कि रिलिंक्विशमेंट डीड वगैरह साइन करवाई जाती हैं, रिलीज में क्या फर्क है? रिलीज में आप कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते कि मैं प्रॉपर्टी किसके फेवर में ट्रांसफर कर रहा हूँ। रिलीज का मतलब होता है कि मैं अपना राइट छोड़ रहा हूँ, अब बाकी जो लोग उस प्रॉपर्टी के पार्टनर्स थे उन सब के फेवर में वो चला जाएगा, वो डिवाइडेड हो जाएगा। एज सच आपने ये मेंशन नहीं किया कि मैं इसके फेवर में ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपने सिर्फ इतना मेंशन किया कि मैं अपना राइट रिलिंक्विश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे कोई लीगल राइट रिलिंक्विश किया जा रहा है, जिससे कोई लीगल राइट रिलीज किया जा रहा है, वो भी क्या कहलाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। ये सारी की सारी टर्म आप पढ़ेंगे सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट में। जब हम रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल हैं, और सेक्शन 18 में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो जब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे तो हम बार बार ये सारी टर्म्स पढ़ेंगे कि कोई लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट को आपने रजिस्टर कराना होता है। उसमें अमाउंट मैटर करती है कि 100 रुपीज से ज्यादा की आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन हम वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करें तो हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी लीगल राइट को ये सारी चीजों में से कुछ भी कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। क्लियर है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी में एक टर्म और यूज हुई है, whereby a person acknowledges that he lies under legal disability or has not a certain legal right। ठीक है, कोई लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये कहता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कोई एक पर्सन एक्नॉलेज करता है, ये कहता है कि मैं इस लीगल डिसेबिलिटी में लाई करता हूँ। ठीक है, यानी उसने अपनी कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट करी है, कोई डिसेबिलिटी एक्सेप्ट करी है, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। सेकंड चीज, अगर वो ऐसा लिखता है किसी डॉक्यूमेंट में, ये एक्नॉलेज करता है कि मेरे पास ये लीगल राइट नहीं है। ठीक है, यानी उसने कहा कि ये कोई एक पर्टिकुलर लीगल राइट है। मान लो आपको कोई डर है कि कल को ये इंसान ये लीगल राइट क्लेम करने मेरे से आ सकता है, तो एक डॉक्यूमेंट हुआ, उस पर आपने लिखवा दिया कि मेरे पास इस तरह का कोई भी लीगल राइट नहीं है।
तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने एक्नॉलेज किया कि मेरा लीगल राइट यहाँ से एक्सटिंग्विश्ड है, चाहे वो था ही नहीं या फिर रिसेंटली एक्सटिंग्विश हुआ या जो भी टर्म्स हो सकती हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसा लिख देता है कोई पर्सन कि मैं इस लायबिलिटी में फॉल करता हूँ, मैं इस लीगल राइट को एक्सटिंग्विश कर रहा हूँ, या फिर ये लीगल राइट मेरा है ही नहीं, वो सारे डॉक्यूमेंट क्या कहलाएंगे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएंगे। ठीक है। जब हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी वहां पे पढ़ेंगे, जैसे कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी की फोर्जरी हो जाती है तो कैसे, क्या पनिशमेंट रहेगी, या फिर आपका एक्सटोर्शन होता है, वहां पे जबरदस्ती डरा धमका के जब कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप ले लेते हैं किसी से। तो हम जब बीएनएस के फर्दर सब्सटेंटिव प्रोविजंस को पढ़ेंगे, जब ऑफेंसेस को पढ़ेंगे, तो हमें समझ आएगा कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी का कहाँ पे यूज हो रहा है और ये डेफिनेशन क्यों जरूरी है। ठीक है। सेक्शन 3 क्लोज 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी डेफिनेशन जो यहाँ पे डिफाइंड है और बीएनएस के किसी भी पार्ट में यूज होती है, तो डेफिनेशन हम यहाँ से बोरो करेंगे और वो एज इट इज डेफिनेशन हम पुट कर देंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन में जहाँ पे इन टर्म्स का यूज हो रहा है। ठीक है। क्लियर है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी समझ आ गया। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था, इसलिए हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के बाद डायरेक्टली सेक्शन 2 क्लोज 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 क्लोज 34, जो डिफाइन करती है विल को। इन्होंने सिंपल सी एक बात कही कि विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वर्ड यूज हुआ तो मैंने इसको भी समझा कि डॉक्यूमेंट के साथ ही पढ़ लेना चाहिए। विल का मतलब होता है कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। जब सक्सेशन लॉज पढ़ेंगे किसी भी पर्सनल लॉ का, तो हमें समझ आएगा कि प्रॉपर्टी दो तरह से डिवोल्व करती है। किसी भी पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वो दो तरीके से मेनली डिवोल्व करती है आफ्टर हिज डेथ। पहला होता है इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू और दूसरा होता है टेस्टामेंट के थ्रू, यानी कि थ्रू विल। टेस्टामेंट्री सक्सेशन और इंटरस्टेट सक्सेशन में क्या फर्क है? इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है? इंटरस्टेट सक्सेशन के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके जितने भी सक्सेसर्स हैं, प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली डिवोल्व कर जाएगी उन सब पर्सन्स के फेवर में। ये होता है इंटरस्टेट सक्सेशन। ठीक है। आफ्टर डेथ इंटरस्टेट सक्सेशन आपका एक्टिव हो जाता है और प्रॉपर्टी डिवोल्व कर जाती है सक्सेसर्स पे, जो भी लीगल एयर्स होते हैं उस हिसाब से। जैसे कि अगर हिंदू लॉ की हम बात करें तो हिंदू लॉ में हम आपने पढ़ा होगा क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर, एग्नेट्स, कोग्नेट्स, वो सारा एक डिवोल्यूशन का तरीका होता है प्रॉपर्टी का। सेकेंड जो चीज है जिस तरह से आफ्टर डेथ प्रॉपर्टी डिवोल्व कर सकती है, वो करती है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, यानी कि विल के थ्रू, जिसको आप वसीयत भी कह सकते हैं। क्या होता है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है कि कोई भी पर्सन अपने लाइफ टाइम में अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट लिख सकता है कि आफ्टर माय डेथ ये प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए, ये मेंशन कर देता है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। और वो डॉक्यूमेंट आपका क्या कहलाता है? विल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जनरली विल कब बनाई जाती है? जनरली विल तब बनाई जाती है जब ओरिजिनल लाइन ऑफ सक्सेशन को आप डेविएट करना चाह रहे हो। अगर आपने लीगल एयर्स को प्रॉपर्टी देनी है और उसी तरह से देनी है जैसा लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, तो एज सच आपको विल बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली भी डिवोल्व करेगी उन्हीं लोगों के फेवर में जो लीगल एयर्स हैं। लेकिन विल कब बनाई जाती है? विल नॉर्मली इंसान तब बनाता है जब वो एक्चुअल लाइन ऑफ सक्सेशन से डेविएट करना चाह रहा है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है कि मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी लीगल एयर्स को इस तरह से ना जाके जो लाइन ऑफ सक्सेशन में जानी चाहिए थी, इस तरह से जानी चाहिए जिस तरह से मैं देना चाह रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट आपका क्या कहलाता है? विल कहलाता है। विल ऑपरेट कब करेगी? आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। टेस्टेटर कौन होता है? जो विल बनाता है। क्लियर है? होता क्या है कि जब हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट तो आप पढ़ोगे कि सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कि विल को कंपलसरी नहीं है रजिस्टर कराना, ऑप्शनल है। ठीक है। अगर विल रजिस्टर करा दी जाती है तो आप रजिस्ट्रार के पास या सब रजिस्ट्रार के पास उसको डिपॉजिट करा देते हैं और आफ्टर डेथ वो एक्टिव हो जाती है। जैसे ही टेस्टेटर की डेथ होती है विल एग्जिस्टेंस में आ जाती है, विल एक्टिव हो जाती है। ठीक है। एक से ज्यादा विल बनाई जा सकती हैं। जो लास्ट विल होती है जस्ट बिफोर द डेथ, वो एक्टिव रहती है, वही काम करती है और उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होता है। उससे पहले चाहे 50 विल बनाई गई हो, सारी रिवोक करी जा सकती हैं। बिफोर डेथ जो इमीडिएट जो विल होती है वो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी डिवोल्व करती है। तो विल क्या होता है? विल हमने पढ़ा एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है।
ठीक है, ये दिया हुआ है आपका सेक्शन 2 क्लोज 34 बीएनएस में। इससे नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। दो तरह की प्रॉपर्टी हम जनरली पढ़ते हैं, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोनों में क्या फर्क है? चल अचल संपत्ति जिसको हम कह सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी आपका अगर बीएनएस में देखेंगे तो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लोज 21 में। क्लोजेस याद करने बहुत जरूरी हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज किसी भी लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके क्लॉजेस जो मेन मेन डेफिनेशन है उनके क्लॉजेस आपको याद रखने होते हैं। तो सेक्शन 2 क्लोज 21 क्या कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ एंड थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग व्हाट इज अटैच्ड टू अर्थ। अगर हम बात करें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो बहुत अगर ढंग से समझना चाह रहे हैं, अगर एग्जॉस्टिवली हम इस डेफिनेशन को समझना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ बीएनएस में डेफिनेशन ना पढ़ के हम साथ साथ पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट में और हम पढ़ेंगे टीपीए में। पहले हम समझेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ लेंगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, जब हम आईपीसी में पढ़ते थे, जो अर्लियर लॉ था, जब हम आईपीसी में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ते थे तो एक वर्ड यूज होता था कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन सो एंड सो। तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होता है? दो तरह की प्रॉपर्टी, एक होता है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, सेकंड आपका होता है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको आप बता सकते हैं कि ये चीज, ये प्रॉपर्टी है। जैसे कि कोई लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई हाउस है, कार है, या फिर कोई भी और प्रॉपर्टी जिसको आप टच कर सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कोई और इंपॉर्टेंट मेटल है, वो क्या कहलाती हैं? वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कहलाती है। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो होती है जिनको टच नहीं किया जा सकता लेकिन उनसे बेनिफिट आता है आपको। जैसे कि आपका राइट टू कैच फिश, किसी पॉन्ड में आपके पास राइट है कि 1 साल तक आप इसमें फिश कैच कर सकते हैं। या फिर आप कहें कि जो पेटेंट के आपके राइट होते हैं, जो कॉपी राइट्स होते हैं, ये सारी की सारी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। आप इसे टच करके एग्जैक्ट कुछ दिखा नहीं सकते कि ये मेरा राइट है, यानी कि वो कंक्रीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि कोई कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको उससे ड्राइव हो रहा है। ठीक है, तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी आपकी कंक्रीट प्रॉपर्टी होती है और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, जिसको आप फील नहीं कर सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिससे आपको बेनिफिट श्योरली मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बीएनएस की, तो कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल कोई भी वर्ड यूज नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट सो एंड सो। ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए कि एक जनरल क्लॉजेज एक्ट होता है। वो जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या करता है? उसमें बहुत सारी टर्म्स आपके डिफाइंड है। हर एक लेजिस्लेशन में अगर कहीं पे ऐसा होता है कि आपको किसी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले तो आप उसी सेक्शन उसी लॉ के डेफिनेशन क्लॉज को देखते हैं। अगर वहां पे डेफिनेशन मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर वहां पे डेफिनेशन नहीं मिलती है तो हम जाते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट में, और जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो डेफिनेशन है वो आप इंपोर्ट करके उस लॉ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम पढ़े जनरल क्लॉजेज एक्ट को, तो सेक्शन 3 क्लॉज 26 डिफाइन करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल की बात नहीं कर रही हूँ मैं पहले बात कर रही हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेक्शन 3 क्लोज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट वो कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीज आएगा? सबसे पहली चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी लैंड। ठीक है, लैंड का क्या मतलब है? लैंड मतलब बीनीथ द सरफेस, अबव द सरफेस। लैंड में सब कुछ इंक्लूडेड है, यानी कोई एक लैंड का पार्ट है, उसके अंदर कोई रिसोर्सेज है, कोई खदान है, कोई कोयला निकल रहा है, कोई और मेटल निकल रहा है, वो सारा कुछ लैंड में इंक्लूडेड है। क्लियर है? तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली चीज आपकी आती है वो आती है लैंड। ठीक है,
बहुत कॉमन सेंस की बात है, आपको पता है कि लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सेकंड जो चीज बात करता है जनरल क्लोजेज एक्ट, वो कहता है कि बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अब बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड क्या हो सकते हैं? लैंड तो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड उन्होंने कहा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। जैसे हमने पढ़ा कि कहीं पे कोई पॉन्ड है और आपके पास राइट है कि आप वहां से फिश पकड़ सकते हैं। ये क्या है? ये बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है। ठीक है, कहीं से आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ करने का अधिकार है किसी लैंड पे, और जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। और थर्ड चीज इन्होंने कहा थिंग्स अटेस्ड टू लैंड या थिंग्स अटेस्ड टू अर्थ। जो भी चीजें अटैच हैं वो क्या कहलाएंगी? जो लैंड से अटैच है वो कहलाएंगी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमने तीन चीजें पढ़ी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में। पहली चीज हम कह रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आएगा। दूसरी चीज हमने कहा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड भी आएगा। और तीसरी चीज हमने कहा कि थिंग्स अटैच्ड टू लैंड भी आएगा। ये किसने बताया? ये बताया जनरल क्लॉजेज एक्ट ने। ठीक है, सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट आपका बताता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में तीन चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। ठीक है, क्या ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है? अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को एग्जॉस्टिवली समझना चाहते हैं तो हम साथ साथ परस्यू करेंगे टीपीए की तरफ। अब टीपीए दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर करना होता है, सब्सटेंटिव लॉ है टीपीए। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है ये? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से, और मेनली आपका ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से। हालांकि इसमें कुछ एक प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे अप्लाई होते हैं, लेकिन जनरल अगर हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स पे। ठीक है, तो टीपीए डिफाइन करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। टीपीए का सेक्शन 3 क्या डिफाइन करता है? टीपीए का सेक्शन 3 कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। टीपीए ने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी, क्या उससे आपको ये समझ आया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है? एक नेगेटिव डेफिनेशन टीपीए ने आपको दी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर इंक्लूडेड नहीं है, ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूडेड नहीं है, और ग्रोइंग ग्रास भी इंक्लूडेड नहीं। तो इंक्लूडेड क्या है वो तो टीपीए ने बताया ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा है कि इनको निकाल दे तो बाकी सब कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन यहां से टीपीए के जरिए हमें सिर्फ एक चीज कंफर्म हुई कि जो स्टैंडिंग टिम्बर है, जो ग्रोइंग क्रॉप है, और जो ग्रास है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो क्या है? वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो जब भी हम टीपीए पढ़ेंगे तो टीपीए के साथ भी हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़नी है? जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन पढ़नी है। तो अगर दोनों को हम कंबाइन कर दे तो हमें समझ में क्या आएगा? हमें समझ में आएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। और क्या नहीं इंक्लूड होता? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास एंड ग्रोइंग क्रॉप। यहां तक सही है? समझ आ रहा है? हम पढ़ रहे हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट से डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और उसको हमने कनेक्ट किया टीपीए से। तो दोनों को मिला के हमने एक इम्प्लीकेशन निकाल लिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में तीन चीजें तो ऐसी हैं जो इन्होंने बताया कि इंक्लूडेड है लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, एंड थर्ड है थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। और तीन चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने एक्सक्लूड कर दी हैं। पहला है स्टैंडिंग टिम्बर, दूसरा है ग्रोइंग क्रॉप्स, और तीसरा है ग्रोइंग ग्रास। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड है, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, और थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। लैंड हमें समझ आ गया, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड समझ आ गया। अब थिंग्स अटैच्ड टू लैंड को जब हम पढ़ते हैं तो हम फिर से टीपीए में जाएंगे, और टीपीए के सेक्शन 3 में भी डिफाइन किया गया है कि थिंग्स अटैच्ड टू लैंड क्या होता है। क्लियर है? यानी कि जब भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमने टीपीए और जनरल क्लॉजेज एक्ट दोनों को साथ में पढ़ना है। ठीक है, अब टीपीए क्या कहता है? टीपीए कहता है कि थिंग्स अटैच्ड टू लैंड में क्या क्या आएगा? पहली चीज, वो सारी चीजें जो रूटेड इन द अर्थ है, यानी कि जिनकी रूट्स अर्थ के अंदर है, जैसे कि आपके प्लांट्स हो सकते हैं,
जैसे आपके ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, ये सारे किस में आएंगे? थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। अब रूटेड है तो ये आ जाएगा थिंग्स अटैच टू लैंड में। सेकेंड चीज हमने पढ़ी कि थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ भी किस में आएगा? थिंग्स अटैच टू अर्थ में आएगा। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को परमानेंटली फास्टन कर देना, यानी कि अर्थ के साथ अटैच कर देना। जैसे कि आपकी बिल्डिंग्स हैं, उनकी नींव कहाँ पे जाती है? अर्थ के अंदर जाती है, परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए बनी होती है। ठीक है, तो ये चीजें क्या कहलाती है? एम्बेडेड इन अर्थ। और थर्ड चीज है परमानेंटली अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ। पहली चीज परमानेंटली अटैच्ड, किसके साथ? जो एम्बेडेड है अर्थ में। आपका घर है, एम्बेडेड है अर्थ में, अब उसके साथ परमानेंटली अटैच्ड क्या क्या है? आपके डोर्स हैं, विंडो है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स है, ये सारा क्या है? परमानेंटली अटैच है किससे? जो एम्बेडेड है अर्थ में। तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा थिंग्स अटैच टू लैंड। और जो थिंग्स अटैच टू लैंड है वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई ये बात? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? पहले पढ़ेंगे हम जनरल क्लॉजेज एक्ट, जो कहता है लैंड आएगी, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड आएगा, और थिंग्स अटैच टू लैंड आएगा। फिर हमने समझा कि थिंग्स अटैच टू लैंड क्या होता है। फिर से हम टीपीए पे गए। टीपीए ने हमें बताया कि थिंग्स अटैच टू अर्थ होता है व्हाट इज रूटेड इन अर्थ, व्हाट इज एम्बेडेड इन अर्थ, एंड व्हाट इज परमानेंटली फास्टन्ड टू दैट इज एम्बेडेड इन अर्थ। जो अर्थ में एम्बेडेड है उससे जो चीजें परमानेंटली फास्टन कर दी गई हैं वो भी किस में आएंगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। क्लियर है? और फिर टीपीए ने ही आपको बताया कि क्या क्या नहीं आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आएगा। स्टैंडिंग टिम्बर इन द सेंस कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे पेड़ जो टिम्बर के पर्पज से लगा रखे हैं, जिससे आपने फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट नहीं करने, जिससे आपने परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए नहीं लगाया, आपने सिर्फ इसलिए लगाया कि 4-5 साल में ट्रीज ग्रो कर जाएंगे, उसके बाद इनको काट दिया जाएगा और काटने के बाद इनको एज ए टिम्बर हम यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली आपकी इंटेंशन मैटर करती है। जैसे कि मैंगो ट्री है, आप दोनों तरीके से उसको यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपने इससे टिम्बर बनाना है, तो वहां पे आपकी इंटेंशन रहेगी स्टैंडिंग टिम्बर की, तो आपका जो मैंगो ट्री है वो किस में आ जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी में। लेकिन आपका पर्पज ये है कि मैंने तो आम का बाग लगाना है और इससे जितने भी मैंगोज एक्सट्रैक्ट होंगे वो मैंने मार्केट में बेचने हैं। मतलब कहने का क्या कि आपका पर्पज ये नहीं कि मैंने 3 साल बाद इनको अनरूट कर देना है। आपका पर्पज है कि उससे जो भी बेनिफिट आएगा आपने परमानेंटली उस बेनिफिट को बार बार लेना है। तो आपके जो मैंगो ट्रीज हैं वो किस में आ जाएंगे? ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली इंटेंशन मैटर करेगी। अदरवाइज अगर कोई स्टैंडिंग टिम्बर है या फिर कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो सिर्फ टिम्बर पर्पज से यूज हो सकते हैं, तो वो वाले पेड़ सारे के सारे भले ही वो रूटेड हैं अभी अर्थ में, लेकिन 5 साल बाद, 7 साल बाद जब वो ग्रो कर जाएंगे तो एंड ऑफ द डे आपने करना क्या? उनको अनरूट करके मार्केट में बेच देना है। ठीक है, तो स्टैंडिंग टिम्बर का तब तक कोई यूज नहीं है जब तक वो रूटेड है। यूज कब होगा? जब उनको अनरूट कर दिया जाएगा। तो स्टैंडिंग टिम्बर आपका किस में आ जाएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, सेकंड चीज हमने पढ़ा ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप अगर उगी हुई है तो जब तक वो रूटेड हैं, जब तक वो लगी हुई है खेत में, एग्रीकल्चरल लैंड में, जब तक वो ग्रो कर रही हैं, तब तक उनका कोई यूज नहीं है। अगर क्रॉप को आपने यूटिलाइज करना है तो उनको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। हार्वेस्ट करती वो किस में आ जाती है? मूवेबल प्रॉपर्टी में। इसलिए ग्रोइंग क्रॉप्स भी आपकी किस में आएंगी? मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। और जो थर्ड चीज हमने बात करी वो ग्रास की, तो ग्रास का भी हम पढ़ते हैं। ग्रास का कोई दूसरा पर्पज नहीं है एक्सेप्ट ग्रेजिंग। और जो ग्रास है उसका भी बेटर यूटिलाइजेशन कब हो सकता है? जब उसको अनरूट कर दिया जाए, उसको काट लिया जाए। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी से स्पेसिफिकली निकाल के इनको मूवेबल प्रॉपर्टी में डाल दिया गया है। ठीक है, अब वापस आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी जो बीएनएस में दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लोज 21। ये क्या कहता है? इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड, और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। ये सारा हमने पढ़ लिया कि ये चीजें क्या होती हैं। जो भी प्रॉपर्टी इस डिस्क्रिप्शन की नहीं है वो आपकी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। प्लस आपका स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास, ये भी आपका किस में आएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने पढ़ ली है मूवेबल प्रॉपर्टी की, और हमने पढ़ी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, फिर हमने पढ़ा विल। ठीक है, फर्दर कुछ एक और डेफिनेशन हमारी बची हुई है, उसके बाद हम
बीएनएस के जो ऑफेंस वाला पार्ट है उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।